नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और खास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप ब्रसेल स्प्राउट के बारे में जानते हैं? ब्रसेल स्प्राउट गोभी के जेमीफेरा कल्टीवर समूह का एक सदस्य है जो इसकी खाद्य कलियों के लिए उगाया जाता है। पत्ती वाली सब्जियां आमतौर पर 1.5 से 4.0 सेंटीमीटर व्यास की होती है और लघु गोभी के समान होती है। ब्रसेल्स स्प्राउट ब्रसेल्स बेल्जियम में लंबे समय से लोकप्रिय रहा है, जहां से इसे यह नाम मिला है। हालांकि अन्य गोभी प्रजातियों के साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मूल निवासी ब्रसेल्स स्प्राउट्स पहली बार उत्तरी यूरोप में 5वीं शताब्दी के दौरान दिखाई दिए। बाद में 13वीं शताब्दी में ब्रसेल्स बेल्जियम के पास खेती की गई, जिससे उन्होंने अपना नाम प्राप्त किया। इसके समूह का नाम जेमीफेरा का अर्थ है रत्नमय। ब्रसेल्स स्प्राउट 7 से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में बढ़ते हैं, जिससे में उच्चतम उपज 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है। रोपण के 90 से 180 दिनों के बाद खेत फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। खाद्य अंकुर लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबे मोटे डंठल के किनारे पेचदार पैटर्न में कलियों की तरह बढ़ते हैं, जो डंठल के नीचे से ऊपरी हिस्से तक कई हफ्तों में परिपक्व होते हैं। अंकुरों को टोकरियों में हाथ से तोड़ा जा सकता है। ऐसे मामले में एक बार में 5 से 15 अंकुरों की कई फसलें बनाई जाती है, या प्रसंस्करण के लिए एक बार में पूरे डंठल को काटकर या यांत्रिक हार्वेस्टर द्वारा किस्म के आधार पर प्रत्येक डंठल 1.1 से 1.4 किलोग्राम का उत्पादन कर सकता है। हालांकि व्यावसायिक उपज लगभग 900 ग्राम प्रति डंठल है। उत्तरी अक्षांश के समशीतोष्ण क्षेत्र में फसल का मौसम सितंबर से मार्च तक होता है, जिससे ब्रसेल्स स्प्राउट एक पारंपरिक शीतकालीन स्टॉकी सब्जी बन जाता है। घर के बगीचे में कटाई में देरी हो सकती है क्योंकि गुणवत्ता जमाने में से प्रभावित नहीं होती। स्प्राउट को ठंड के बाद सबसे मीठा माना जाता है। महाद्वीपीय यूरोप में सबसे बड़े उत्पादक नीदरलैंड है, 82,000 मीट्रिक टन, और जर्मनी में 10,000 टन। यूनाइटेड किंगडम का उत्पादन नीदरलैंड के बराबर है, लेकिन इसकी फसल आमतौर पर निर्यात नहीं की जाती है। ब्रसेल्स स्प्राउट्स में आपको प्रति 100 ग्राम पोषण मूल्य ऊर्जा 179 kJ, कार्बोहाइड्रेट 8.95 ग्राम, प्रोटीन 3.48 ग्राम। इसमें विटामिन ए, थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पैटोथेनिक एसिड यानी कि B5, विटामिन B6, फोलेट B9, कोलिन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K। इसके साथ साथ कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जस्ता जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप कार्डून के बारे में जानते हैं? कार्डून, जिसे आर्टिचोक थिस्ल भी कहा जाता है, एस्टेरेसिया परिवार में एक थिस्ल है। यह एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रजाति है जिसमें ग्लोब आर्टिचोक सहित कई खेती वाले रूप भी हैं। यह पश्चिमी और भूमध्य सागरीय का मूल निवासी है, जैसे क्षेत्र जहां इसे प्राचीन काल में पालतू बनाया गया था और अभी भी एक जंगली पौधों के रूप में पाया जाता है। जंगली कार्डून एक मोटा जड़ी बूटी वाला बारहमासी पौधा है जो 0.8 से 1.5 मीटर लंबा होता है, जिसमें गहरे लोब वाले और भारी भरकम हरे से भूरे रंग के टोमेटोज होते हैं। बालों वाले रेशे जो 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। 3.5 सेंटीमीटर तक पीले रंग की रीढ़ के साथ फूल बैंगनी होते हैं, जो व्यास में 6 सेंटीमीटर तक बड़े ग्लोबोज बड़े पैमाने पर रीढ़ की हड्डी में उत्पादित होते हैं। यह शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित है। मोरक्को और पुर्तगाल से पूर्व में लीबिया और ग्रीस और उत्तर में क्रोएशिया और दक्षिणी फ्रांस के एक परिधि भूमध्य क्षेत्र में मूल है। यह साइप्रस, कैनरी द्वीप समूह और मदिरा के मूल निवासी भी हो सकते हैं। फ्रांस में ठंड निविदा कार्डून केवल भूमध्य सागरीय दक्षिण में जंगली होता है। यह अर्जेंटीना के
पंपास में एक आक्रामक खरपतवार बन गया है और ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में भी इसे एक खरपतवार माना जाता है। कच्चा कार्डून 94% पानी, 4% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन और नगण्य वसा है। 100 ग्राम की संदर्भ मात्रा फोलेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सोडियम की 17 कैलोरी और मध्यम मात्रा प्रदान करती है, जबकि फूलों की कलियों को छोटे आर्टिचोक के रूप में खाया जाता है। अधिक बार तने खाना पकाने के तरल में ब्रेज्ड होने के बाद खाए जाते हैं। कार्डून के तने लियोनीज व्यंजनों का हिस्सा है। केवल अंतरम सफेद डंठल को खाने योग्य माना जाता है और आमतौर पर कई हफ्तों तक पत्तों के डंठल को धूप से बचाकर कार्डून की बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। यह परंपरागत रूप से पौधों को जमीन के नीचे दबाकर किया जाता है। इस प्रकार स्पेन में कार्डून के बागान अक्सर प्रत्येक पौधों की चारों विशिष्ट मिट्टी के टीले डंठल को ढकने वाली पृथ्वी द्वारा बनाए जाते हैं। आधुनिक खेती में पौधों को आमतौर पर काली प्लास्टिक की फिल्म या अन्य अपारदर्शी सामग्री में लपेटा जाता है। जंगली कार्डूनों की फूलों की कलियां अभी भी व्यापक रूप से एकत्र की जाती है। दक्षिणी इटली और सिसिली में उपयोग की जाती है। स्पेन और पुर्तगाल में फूलों की कलियों को चीज मेकिंग में भी लगाया जाता है। कार्डून फूल के पिस्टिल का उपयोग स्पेन में टोर्टा डेल कैसर और टोर्टा डे ला सेरेना चीज जैसे कुछ चीजों के निर्माण में सब्जी रेनेट के रूप में किया जाता है, या क्विजो डी नीसा और सेरा दा एस्ट्राला पुर्तगाल में पनीर। कहा जाता है कि कार्डनों का उपयोग रोमानी जिप्सियों द्वारा किया जाता था और यह समझ में आता है क्योंकि उनके शिविर अक्सर पानी के स्रोतों के पास स्थिर होंगे। सब्जी चुनने के लिए स्वतंत्र थी और पौधों के व्यापक उपयोग के लिए जिम्मेदार हो सकती थी। वह हिस्सा भी सटा हुआ है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप सैमफायर के बारे में जानते हैं? सैमफायर एक नाम है जो कई रसीले नमक सहिष्णु पौधे को दिया जाता है जो जल निकायों से जुड़े होते हैं, जिसे हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। रॉक सैमफायर क्रिस्मम मैरिटिमम सफेद फूलों वाली एक तटीय प्रजाति है जो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आइल ऑफ मैन में उगती है। यह संभवतः किंग लियर में शेक्सपियर द्वारा उल्लिखित प्रजाति है। चैनल टनल के निर्माण के बाद खुदाई की गहरी चट्टान से बने फोक्सटोन के पास नई भूमि पर बनाए गए प्रकृति रिजर्व को सैमफायर को नाम दिया गया था। मूल रूप से सैमफायर फ्रांसीसी सेंट पियरे का एक भ्रष्टाचार सैमफायर का नाम मछुआरों के संरक्षक संत के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इसके नाम के सभी मूल पौधे समुद्र के किनारे चट्टानी नमक छिड़काव वाले क्षेत्रों में उगाते हैं। उत्तरी यूरोप के तट या इसके तटीय दलदली क्षेत्रों में इसे कभी कभी रॉक सैमफायर या सिफनेल भी कहा जाता है। उत्तरी वेल्स में विशेष रूप से डी नदी के दलदल के किनारे इसे लंबे समय से सैमकिन के रूप में जाना जाता है। मार्च सैमफायर राख का उपयोग साबुन और कांच बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सोडियम कार्बोनेट का एक स्रोत है जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में कांच बनाने वालों ने अपनी कार्यशालाएं उन क्षेत्रों के पास स्थित की जहां यह पौधा उगता था, क्योंकि यह उनके व्यापार से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ था। कई नीलमणि खाने योग्य है। इंग्लैंड में पत्तियों को साल की शुरुआत में इकट्ठा किया जाता है और अचार बनाकर या तेल और सिरके के साथ सलाद में खाया जाता है। मार्स सैमफायर की एक संभावित बायोडीजल स्रोत के रूप में जांच की गई थी, जिसे तटीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पारंपरिक फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। रॉक सैमफायर एक अन्य प्रकार की सैमफायर है जिसे सिफनेल भी कहा जाता है। किंग लियर में शेक्सपियर द्वारा इसका उल्लेख भी किया गया था। इसके अलावा आदिवासी ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से इसकी प्रचुरता, स्वाद और पोषण मूल्य के कारण बुश कटर के रूप में भी सैमफायर का उपयोग करते हैं। यह विटामिन ए में उच्च है और कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। ये अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने हाल ही में एक खाद्य पौधे के रूप में प्रजातियों की क्षमता की खोज की और यह देश भर के रेस्तरां के मेन्यू में दिखाई देने लगे हैं। पक्का सासो डेल कोनेरो या समुद्री सौंफ के नाम से जाने वाली रॉक सैमफायर की एक किस्म इटली में एड्रियाटिक तट के साथ साथ प्रसिद्ध है। इस किस्म का उपयोग आमतौर पर स्थानीय व्यंजनों में किया जाता है, जैसे कि मोर्टेडेला और पक्का सासो सैंडविच, मसल्स और पक्का सासी के साथ पास्ता या ताज़ा सलाद में। चौथा, दोस्तों, क्या आपने बैंगनी शकरकंद देखा है? बैंगनी शकरकंद
का रंग एक प्राकृतिक एंथोसायनिन खाद्य रंग जो शकरकंद से प्राप्त होता है। 1995 में जापान में जारी आई मुरासाकी जैसी कुछ किस्मों की विशेष रूप से उच्च एंथोसायनिन सामग्री के लिए विकसित किया गया है। एक एंटी मुटाजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काव के रूप में संभावित अनुप्रयोग होने की सूचना इस बात के सबूत है कि यह डी गैलेक्टोज से प्रेरित चोट के खिलाफ सुरक्षात्मक है और इसमें गैलेक्टोसेमिया के इलाज की क्षमता है। PSPC के निम्नलिखित रासायनिक घटकों की इसमें भी पहचान की गई है। साइनाइडिन 3 कैफाइलोस्फोरोसाइड 5 ग्लूकोसाइड, पियोनिडिन 3 कैफाइलोसोफोरोसाइड 5 ग्लूकोसाइड, साइनाइडिन 3 कैफाइल पी जैसे कई पोषक तत्व इसमें पाए गए हैं। 5वां, दोस्तों क्या आप सारंगी के बारे में जानते हैं? फिडेल हेड्स, इसे फिडेल हेड्स भी कहा जाता है। यह ग्रीन्स एक युवा फर्न के मुरझाए हुए पत्ते होते हैं जिससे सब्जी के रूप में उपयोग करने के लिए काटा जाता है। पौधे पर छोड़ दिया गया प्रत्येक फिडल हेड एक नए फ्रॉन में खुलता है। जैसे कि फ्रॉन के खुलने और अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले फिडल हेड्स को सीजन की शुरुआत में काटा जाता है। उन्हें जमीन के करीब से काटा जाता है। फिडल हेड्स में ब्रैकन विषाक्तता से जुड़ा एक यौगिक होता है। फिडल हेड एक तार वाले उपकरण के अंत में कर्ल किए गए अलंकरण जैसा दिखता है। जैसे कि फिडल बिशप द्वारा उपयोग किए जाने वाले घुमावदार कर्मचारियों के बाद इसे क्रोजियर भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति चरावाह के बदमाश में होती है। कुछ फर्न के सिरों की पकी हुई पत्ती की सब्जी के रूप में खाया जाता है। इनमें से सबसे लोकप्रिय है ब्रैकेन टेरिडियम एक्विलिनम, दुनिया भर में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग फर्न मार्टेउकिया स्ट्रुथियोप्टेरस दुनिया भर के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में पाया जाता है। मौसमी रूप से उपलब्ध फिडल हेड्स वसंत में वन और व्यावसायिक रूप से काटे जाते हैं। फिडल हेड्स चुनते समय टिकाऊ फसल के लिए प्रति पौधे क्लस्टर में केवल 1/3 शीर्ष लेने की सिफारिश की जाती है। प्रत्येक पौधा कई शीर्ष पैदा करता है जो मोर्चे में बदल जाते हैं। बार बार अधिक तुड़ाई अंततः पौधे को मार डालती है। किसी भी गैर कृषि खाद्य प्रजातियों के प्रसार में टिकाऊ कटाई के तरीकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बोई और सुकी, 2 चीनी राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि वे लंबे समय तक जंगल में निर्वासित जीवन व्यतीत करते थे, जो कि सारथी के आहार पर थे। इंडोनेशिया में युवा फिडल हेड फर्न को मिर्च, गंगाजल, लेमन ग्रास, हल्दी के पत्तों और अन्य मसालों के साथ मसालेदार नारियल की चटनी में पकाया जाता है। इस व्यंजन को गुलाई पाकिसा या गुलाई पाकू कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया के मिनांगाबाउ जातीय समूह से हुई है। पूर्वी एशिया में ब्रैकेन के फिडल हेड्स को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जिसे जापान में कोगोमी कहा जाता है, कोरिया में गोसारी और चीन में ताइवान में जुएकाई कहा जाता है। कोरिया में एक विशिष्ट गोसरी नामुल होता है जिसमें तैयार फर्न ब्रेक फिडल हेड होते हैं जिन्हें भून लिया जाता है। यह लोकप्रिय व्यंजन बिम्बबाप, युक गे जैंग और बिंदा टेटोक का भी एक घटक है। माओरी लोगों ने ऐतिहासिक रूप से पिको नामक युवा फर्न शूट खाए हैं जो न्यूजीलैंड फर्न की कई प्रजातियों का उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई वीडियोस अगर आप पाने हैं तो आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।